हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो सेशन है इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे। मेनली देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी इसमें जिक्र आएगा ही, क्योंकि हम उसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल वो तो आना ही है। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये मेनली आपको स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है ये ऑनर्स का जो एग्ज़ाम होता है पॉलिटिकल साइंस में, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है उसमें पेपर 8 में जो है इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्या इम्पैक्ट रहे होंगे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इंडिया में किस तरह से मूवमेंट का राइज हुआ होगा, वहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम किस तरह से चेंज हुई होगी। इन सारे फैक्टर्स को जो है हमें इसमें पढ़ने हैं। और ये ऑनर्स में ये क्वेश्चन ना पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता दिख रहा है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं ताकि आप जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, आप बिल्कुल इसके अंडरस्टैंडिंग को बना सकते हैं। आइदर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूछता है। और उसके अलावा मेंस में जो भी स्टेट पीसीएस के मेंस होते हैं उन सारे में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप सब जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पृष्ठभूमि को देखते हैं कि क्या क्या रीज़न रहे होंगे, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है रेज हुआ, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आखिर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के पीछे क्या रीज़न रहे होंगे। इन सब को पहले हम देख लेते हैं ताकि हमारा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अपना लिख सकें। तो इसका ड्यूरेशन तो आप सबको पता होगा कि 1914 से जो है 1918 के बीच में हुआ था। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो यूरोप में क्या हो रहा था कि औद्योगिकीकरण बहुत फास्ट हो रहा था। औद्योगिकीकरण मतलब हो गया कि जो चीज़ें इंडिया में हस्तकरघा से बनाई जा रही थी, जो भी हाथ से बनाए जा रहे थे, जो भी तरह के कपड़े वगैरह थे, ये हस्तशिल्प कला वगैरह की जो चीज़ें बनाई जा रही थी वो यूरोप में बहुत ही तेज़ी से मशीनरी थ्रू जो होने लगा, मशीन के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। और क्या होने लगा कि औद्योगिकीकरण फास्ट होने का मतलब क्या है, देखिए जब आप कोई प्रोडक्ट अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है, लेकिन आप उसी सामान को अगर मशीन के थ्रू बना रहे हैं तो आप बहुत कम समय में और बहुत ही ज़्यादा जो है क्या कर पाएंगे, सामान को जो है बना पाएंगे। वहीं कहता है कि अगर आप मशीन के थ्रू कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण आपका अगर तेज हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगी, माल मतलब यहाँ पे कच्चा माल से होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे किसी भी सामान को बनाने के लिए आपको उस कच्चे माल की जरूरत होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस कच्चे माल से ही आप मशीन में डालेंगे और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बना पाएंगे। तो क्या होने लगा कि कच्चे माल की जरूरत जो है बहुत ज़्यादा होने लगी यूरोप वालों को। तो कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी और तैयार माल के अधिक उत्पादन, मतलब जैसे देखिए कि अगर आपके पास कच्चा माल पर्याप्त मिल जाएगा, आपको मशीन मिल जाएगा, तो आप क्या करने लगेंगे, आप सामान बनाने लगेंगे। अब सामान नहीं बिक रहा है तो भी एक टेंशन, लेकिन आप अगर मशीन से बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सामान बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा आपके पास। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि उसके लिए बाजार भी चाहिए कि भाई आप किस बाजार में बेचेंगे। तो यूरोप के पास ये समस्या थी कि यूरोप में औद्योगिकीकरण हुआ तो इसके बाद क्या हो गया कि माल अत्यधिक तैयार होने लगे, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगे, उसके बाद कच्चे माल की आवश्यकता होने लग गई, उनको कच्चे माल रॉ मटेरियल चाहिए होगा तभी तो वो अपना ये प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। अब कहता है उपनिवेश स्थापित करने के लिए होड़ मच गई। मतलब देखिए क्या होने लगा कि सबसे पहले तो उनको मार्केट चाहिए होगा। जैसे कि अब आप सामान बना लिए, प्रोडक्ट बना लिए, इससे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी कंपनी को, देखिए आज क्या होता है, आज किसी आप इन्वेस्टर के पास जाइएगा, उसे कहिएगा कि हम अपना कंपनी राइज कर रहे हैं तो आपके सारे नॉर्म्स को समझेगा पहले कि आप कंपनी के लिए, मतलब जैसे अगर कंपनी आपकी सबसे वर्स्ट सिचुएशन में जाएगी तो आप क्या करेंगे, कंपनी का मेनली आपसे ये पूछेगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे इसको सेल कहाँ करेंगे, कैसे सेल करेंगे। ये आज के वक्त में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि अगर उसने जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया, उसमें जो प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को बेचेगा कहाँ। तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना मार्केट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। और इसके वजह से क्या होने लगा कि यूरोप के तमाम देशों में क्या होने लगे, होड़ मच गई। वो लोग क्या करने लगे, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है कि किसी के दूसरे के राज्य, जैसे हमारा देश भारत था और भारत में किसका शासनकाल था, तो ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया, हमारे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मतलब क्या हुआ, यही इसी क्रम को जो है ना उपनिवेशवाद कहते हैं कि ब्रिटिश ने क्या किया, अपना उपनिवेशवाद भारत तक फैला दिया। बात समझ गए। हालांकि यूरोप देश जो थे अपने व्यापार के लिए क्या करने लगे कि निकल कर मतलब अपने यूरोप से बाहर निकल कर और पूरे मतलब दुनिया में अपने इम्पैक्ट को बिछाने लगे। हर देशों में क्या करने लगे, अपना अधिकार जताने लगे, अपने उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने लगे। तो यूरोप के देशों में क्या होने लगा, प्रतियोगिता उत्पन्न होने लगी। प्रतियोगिता उत्पन्न का मतलब हो गया कि जैसे देखिए
अब क्या होता है ना कि अगर आपके पास भी कोई, अगर आपने कोई शॉप खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, और आपके जैसा ही शॉप अगर कोई बगल में भी आपके खोल ले, तो क्या होने लगता है, आप दोनों में प्रतियोगिता क्या होने लगती है कि अगर कोई सामान इसके यहाँ 10 रुपये है तो आप क्या कोशिश करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम 9 ही रुपये में बेचें, ताकि ज़्यादा कस्टमर क्या हो, हमारे पास आए और हम ज़्यादा सेल कर पाएँ, मेरा दुकान ज़्यादा डेवलप करें, हम ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। वहीं आप दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही यूरोप में हुआ, यूरोप के तमाम देशों में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो प्रोडक्ट बनाने लग गए। तो अब क्या होने लगा, उनमें प्रतियोगिता होने लगी कि भाई हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे, ये देश को हम, इस देश को हम बेचेंगे, उस देश को हम बेचेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया कि साम्राज्यवाद अपने चरम सीमा पे आ गया। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपका जैसे भारत देश, अच्छा चाइना की आप नीति देख लीजिए, चाइना क्या कह रहा है, चाइना क्या किया, पहले तिब्बत को कब्जा किया, फिर हमारे जम्मू कश्मीर के 10% ऊपर वाले हिस्सा को कर लिया, लद्दाख को करने की बात कहता है, वहाँ पे फिर अरुणाचल प्रदेश को कवर करने की बात करता है, तो कभी भूटान को बात करता है, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, बड़ा कर रहा है। तो मतलब उस समय यूरोप के देश क्या कर रहे थे, दूसरे देशों में आके क्या करने लगे थे, किसी भी देश पर अपना आक्रमण करके, मतलब किसी भी तरीके से बिजनेस के, व्यापार के मकसद से वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को, वहाँ का जो ये कहते हैं ना पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, सबको सीज कर लेते थे, अपने अधीन ले लेते थे। तो क्या होने लगा था, साम्राज्यवाद अपने चरम पे पहुंच चुका था। इतना हो गया था कि 2 यूरोपीय देश एक ही अगर देश में पहुंच जाते थे तो आपस में झगड़ा कर लेते थे, ताकि किसकी साम्राज्य में वो आएगा, इसके लिए। इसके बाद क्या होने लगा कि 2-3 देशों में, जैसे कि अब जैसे ही कि सारे देशों में होर लगेगा तो क्या होगा, ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अकेले क्या होता है कि आदमी थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन ग्रुप में थोड़ा मजबूत होता है। तो गुप्त समझौता और गुट बनने लगे। गुप्त समझौता और गुट किस तरह से इंपैक्ट डालता है, जैसे देखिए अब जो हमारा, अगर हम इसकी बात करें कि सार्क है, जैसे सार्क है, उसके बाद एशियान है जो उस तरफ से है, साउथ की तरफ से है, साउथ वाले कंट्री में है एशिया के। तो ये सब क्या करता है, जैसे कि हम लोग क्या किए हैं कि ये सार्क वाले, ये एशियान वाले कंट्री लोगों ने क्या किया, आपस में जो वियतनाम, लाओस, ये सब जो है, इंडोनेशिया वगैरह, ये लोग आपस में एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप में क्या करते हैं, तो इस ग्रुप में तमाम जो अपने आपस के देश है उन सबको टैक्स फ्री जो है प्रोडक्ट को बेचने, आदान प्रदान करने, निर्यात आयात करने के लिए जो है ये ग्रुप बनाया गया है। तो उसी तरह से अलग अलग वहां पे क्या होने लगे, गुट बनने लगे। गुट का मतलब क्या हो गया कि गुप्त समझौता का मतलब क्या हो गया कि वो इस देश में अपना प्रोडक्ट को बेचने देगा, वो देश अपना प्रोडक्ट उसके देश में बेचने देगा। तो ये समझौता हो गया, और बीच में अगर कोई तीसरा देश आएगा तो दोनों मिलकर उसको भगा देगा। तो ये एक समझौता होने लगा। तो उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट समझौता कौन से हुए, जिसमें कौन कौन से देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। और ये कौन सा बना, ट्रिपल अलायंस बना। कौन सा ग्रुप बना, ट्रिपल अलायंस बना। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर कौन सा बनाया, ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री बनाया। ठीक है, ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहीं से जो है ना मेनली झगड़ा शुरू हो जाता है। अब देखिए कि अगर ऐसा होता है कि अगर समाज में एक ही मतलब एक ही कॉन्टिनेंट, यूरोप की बात करें, यूरोप में सब देश के पास औद्योगिकरण आ गया था। सब चाहता था कि अगर ये भारत हमारा मार्केट है तो भारत मार्केट को कैप्चर करने लगता है। जैसे एक कॉमन कंपनी को आप उठा के देख सकते हैं, जैसे आदित्य विजन का नाम आप सब सुनेंगे। आदित्य विजन सबसे पहले पटना के एक छोटे से कोने में खुला और धीरे धीरे क्या करने लगा, अपने विस्तार करने लगा। अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में अगर आप कॉमनली किसी से नाम पूछेगा तो आदमी आदित्य विजन सजेस्ट कर देता है। उसके पास तमाम प्रोडक्ट है, सब कुछ है, और वो फैलता जा रहा है। पटना से निकल के दानापुर पहुंचा, दानापुर से आप देखिए मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा, मतलब पूरे बिहार को धीरे धीरे क्या कर रहा है, कैप्चर करता चला जा रहा है। उसी तरह से इस कंपनी ने भी ऐसा किया, पहले एक देश, फिर दूसरे पड़ोसी देश, उसके पड़ोसी देश। अब किसी देश में ऑलरेडी कोई दूसरा देश पहले से बैठा हुआ है, यूरोप का कोई दूसरा देश बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आपसी संघर्ष हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करने लगा, ये लोग ग्रुप बनाया, गुट बनाया, और गुट के थ्रू जो क्या करने लगा, काम करने लगा। तो अब जैसे ही गुट बनेगा तो मतलब अंदर अंदर क्या हो गया था, सबके अंदर एकदम तनाव उत्पन्न हो गया था, संघर्ष का सिचुएशन आ गया था। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा था। वो चाहता था कि वो देश यहाँ व्यापार ना करे, दूसरा देश चाहता था कि वो व्यापार ना करे। तो आपसी बहुत ज़्यादा संघर्ष, तनाव था, मतलब पूरे आग जो है ना लग चुकी थी। जरूरत किसकी थी, चिंगारी की जरूरत थी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि यूरोप में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव, अभी मैंने बताया आपको, तनाव उत्पन्न हुआ, जिसका प्रभाव क्या होने लगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पड़ने लगा। मतलब तनाव होगा तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्यों पड़ने लगा, हम पूरा विश्व की बात क्यों करें, क्योंकि यूरोप के जितने भी तमाम देश थे उन लोगों ने क्या किया था, यूरोप से बाहर निकल कर क्या किया था कि तमाम जो पूरे दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में अपना जो है व्यापार को बढ़ा दिया था। तो इसीलिए अगर उसमें संघर्ष होगा तो इसका जो है परिणाम किसको, पूरे विश्व को भोगना पड़ सकता है, पूरे वर्ल्ड को भोगना पड़ सकता है, और वही देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया कि 37 देश, पूरे विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने, 37 देश जो है आपस में झगड़ने और लड़ने के मतलब परिकल्पना पे पहुंच गए। अब यहां से क्या होता है कि देखिए अब तत्कालीन कारण क्या हुआ, क्यों वर्ल्ड वॉर यहां पे शुरू हुआ। इतनी बात तो आप समझ गए कि ग्रुप बना, अब ग्रुप में आपसी संघर्ष हुआ, और संघर्ष की वजह से उनमें आपसी जो है ना बहुत ज्यादा तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया कि एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। इस तरह की व्यवस्था वहां जनरेट हो गई। तो अब क्या होता है कि मतलब
आदमी को, जैसे मैंने बताया आग लग चुकी थी, अब चिंगारी की जरूरत थी, तो बस सेम बात वही हो चुकी थी। तो उन लोग के अब मेनली देखते हैं कि तत्कालीन रीजन क्या था, क्यों मतलब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो सब में तनाव थी, सब अपने जो तनाव है उसको कम करना चाहता था, इसके लिए दूसरे देश को मारना चाहता था, दूसरे देश से लड़ के मतलब उसको बर्बाद कर देना चाहता था, ताकि अपना व्यापार वो मतलब अच्छे तरीके से चला सके। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजा, सबसे पहले क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजा जो थे ये बोस्निया में थे। बोस्निया एक शहर है जिसकी राजधानी कहाँ पे है, सेरोजेनो में, ठीक है। ये बोस्निया में थे अपने पूरे कुल परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम था आर्क ड्यूक नाम था, ठीक है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, ये पूरा नाम है। जनरली आपको फर्डिनेंड देखने को मिलता है, फर्डिनेंड, ठीक है। तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ थे, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ थे। कहाँ पे, बोस्निया के राजधानी सेराजेनो में थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या कर दी गई, इनको पत्नी के साथ इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और हो गया भाई, यहीं से जो है वर्ल्ड वार प्रारंभ होने के कगार पे आ गया। मतलब स्थिति तो पहले से एकदम गर्मा गर्म थी, और सिचुएशन मिलते ही क्या किया इन लोगों ने, मतलब माहौल को क्रिएट कर दिया। अब ऑस्ट्रिया ने सार्बिया को दोषी माना, जो वहां पे बोस्निया में जो हत्या हुई, इसके लिए ऑस्ट्रिया के राजा थे, तो ऑस्ट्रिया ने किसको माना, सार्बिया को दोषी माना, और उस पर क्या कर दिया, हमले कर दिया, उस देश से लड़ने के लिए वो निकल पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, विश्व युद्ध का जो है, इसके बाद विश्व में विभाजन होने लगा। मतलब अब क्या होने लगे कि जैसे ये दोनों देश आपस में लड़ने लगे, तो क्या होने लगा, वर्ल्ड में विभाजन होने लगा। अब जैसे जैसे गुट बना हुआ था, आप देखे होंगे अभी गुट में क्या देखें कि देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी वगैरह, देखिए एक गुट बनाया हुआ था, देखिए आपको अभी यहाँ दिखाते हैं ना, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब क्या कहता है, एक ग्रुप बनाया था, ट्रिपल अलायंस। तो ये लोग ग्रुप जो बनाया, गुट जो बनाया, उसका मेन मकसद क्या था, एक दूसरे का इंटरनेशनल रिलेशन में साथ देना ही सबसे मुख्य काम था। तो देखिए यहाँ वही हुआ, ये देखिए, ये जैसे ही लड़ाई हुआ तो ये दो खेमे में बट गए। पहला ध्रुवी राष्ट्र था और दूसरा कौन सा, मित्र राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी मित्र राष्ट्र में कौन है, हमारा देश भारत भी है, इंडिया भी है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इंडिया भी है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मित्र देश हम उसको बोलते हैं जिसमें इंडिया भी होगा। तो अब देखिए कि ये वाला जो गुट था, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया और तुर्की हो गया, ये तीनों इसमें आ गए। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र में कौन कौन आ गया, सार्बिया आ गया, ब्रिटेन आ गया। सार्बिया को बचाने के लिए कौन आया, ब्रिटेन कूद गया, क्योंकि ये ब्रिटेन वगैरह का अपना संगठन था, और ब्रिटेन जहाँ आएगा वहाँ फ्रांस ना, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी मिलकर क्या किया था, अपना एक गुट बनाया था। देखिए यहाँ पे अभी क्या होता है, ट्रिपल क्या था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक गुट बनाया था। तो जैसे ही फ्रांस अगर लड़ने आ गया तो क्या होना पड़ा, रूस को भी उसमें आना पड़ा और ब्रिटेन को भी आना पड़ गया। तो फ्रांस जो है 1971 में निकल गया, इसको अपने ही देश में इसके फुट पड़ गए, अपने ही देश में जो है इसके कई सारे सिविल वॉर वगैरह छिड़ गए, जिसकी वजह से इसको 1970 में क्विट करना पड़ गया इस वर्ल्ड वार को। रूस के बाद जो है जापान भी आ गया इसमें, भारत भी आ गया और अमेरिका भी आ गया। अमेरिका जैसे ही रूस 1917 में निकला तो अमेरिका 1917 में आ गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के निकलने की वजह से अमेरिका आया, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे रीजन कोई और है, अभी आपको नीचे बताते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखिए यहाँ जापान भी इसी तरफ से है और अमेरिका भी इसी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो सेकंड वर्ल्ड वार की बात है। अभी हमको इंपैक्ट मेनली देखना है। देखिए जापान और अमेरिका भी थे इसमें। और देखिए यहाँ भारत एक्चुअली में शामिल नहीं था। देखिए एक तरह से हम आपको बताएं तो भारत शामिल नहीं था। भारत के शामिल होने का रीजन क्या था कि ब्रिटेन था। इसके रीजन क्या था, ब्रिटेन, क्योंकि अगर ब्रिटेन यहाँ शामिल है तो ब्रिटेन के ही ना उपनिवेशवाद हम लोग थे, तो हम लोग का तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई। ये बात आप समझ पाएंगे होप। तो भारत क्या था, उपनिवेशवाद था किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन अगर इसमें शामिल हुआ तो ब्रिटेन के ही द्वारा क्या किया गया था, इंडिया के भी सैनिकों को उसमें शामिल करवाया गया था। अब कैसे शामिल करवाया गया था ये भी बात हम आपको आगे बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं, फिर हम इसके इंपैक्ट पे पहुंचेंगे। कहता है कि 1970 में जर्मनी का जो एक पनडुब्बी था, इसका क्या नाम था, यू बोट था। यू बोट के द्वारा क्या किया जा रहा था कि कई सारे जहाज को डुबा दिया जा रहा था इसी युद्ध के दौरान। इसमें एक जहाज था लुसितानिया। ये लुसितानिया कहाँ की जहाज थी, तो ये अमेरिका का जहाज था, जिसमें क्या हो गया था कि अनेक अमेरिकी लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। कितने अनेक अमेरिकी लोग मारे गए, इसीलिए क्या हो गया, अमेरिका भी मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये जर्मनी है, जर्मनी क्या है, ध्रुवी राष्ट्र की तरफ है ना, ध्रुवी राष्ट्र की तरफ है, और मित्र राष्ट्र की तरफ ये सब सारे कंट्री थे। तो ध्रुवी राष्ट्र वाले ने अगर अमेरिका के लोगों को मारा तो अमेरिका तो स्वाभाविक सी बात है किस में आ जाएगा, मित्र राष्ट्र देश में
पहुंच गया लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, 37 देशों ने विश्व युद्ध में भाग लिया। सारे देश उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। 37 छोटे बड़े सब मिला के देश ने इस युद्ध में भाग लिए। इसके बाद क्या कहता है कि इसमें तीनों सेना जो है इसमें शामिल थे। स्थल की बात करें और फिर जल की बात करें, वायु की बात करें, तीनों सेनाओं ने मिलकर क्या किया, इस युद्ध को आरंभ कर दिया। और युद्ध जो है बहुत भयंकर जो है चलता रह गया, 14 से 18 तक चला। फाइनली जो है 11 नवंबर 1918 को जो है कुछ संधियों के द्वारा क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गए। और इसमें हार किसकी हुई, तो धुरी राष्ट्रों की हुई। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आ गया, तो जर्मनी, तुर्की वगैरह आ गए। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रों की क्या होगी, हार हो गई यहाँ पे। तो इन तीनों के देश पे ना क्या किया गया कि कुछ जो है संधि जो है थोपी गई, जिसमें से सबसे पहले आता है जर्मनी के साथ वर्साई की संधि थोपी गई। ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया के साथ क्या हो गया कि सेंट जर्मन माफी चाहता हूं कि ऑस्ट्रिया के साथ क्या थोपी गई, तो सेंट जर्मन की जो है संधि उस पर थोपी गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, कहता है तुर्की के साथ सेब्र की संधि। अब यहाँ पे तुर्की के साथ किसकी संधि थोपी गई, सेब्र की संधि उस पर थोपी गई। अब ये संधि एक अलग ही पॉइंट है, ये तीनों संधि जो है ये अलग ही पॉइंट है, समझ गए बात को। अब वारसाई की संधि हो गया, सेंट संधि और सेब्र संधि, ये तीनों अलग अलग संधि हैं। ठीक है, इसमें संधि क्या करेगी, लगाई गई। तो ये तीनों ही देश जो धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे, उन तीनों पर क्या कर दी गई कि अलग अलग संधि थोपी गई। अब हम देखते हैं कि विश्व युद्ध का भारतीय राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। यहीं से हमारा पॉइंट मेनली शुरू होता है। ये तो हमने अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि विश्व युद्ध का भारतीय राजनीतिक पर प्रभाव कैसे है। कहता है भारत ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत क्या था, उपनिवेश था, मतलब भारत उसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। और दूसरी बात क्या कहता है कि ब्रिटेन ने बिना सलाह भारत के, मतलब भारत के बिना सलाह लिए क्या किया, भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। मतलब आप देखिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस समय भारत, जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ शासन कर रहा था, तो वो हमसे पूछने तो आया नहीं, वो क्या किया, बिना सलाह मशवरा किए क्या किया, भारत को उसमें शामिल कर दिया, भारत के सैनिकों को उसमें शामिल कर दिया। उसके बाद क्या कहता है कि जर्मनी चाहता था, जर्मनी क्या चाहता था कि जर्मनी का थोड़ा सा क्या था, हमारे देश से लगाव था, तो जर्मनी बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत क्या करे, विश्व युद्ध में किसका साथ दे, ब्रिटेन का साथ दे। ठीक है, इतनी बात आप समझोगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि ब्रिटेन का कहना क्या था, कि ब्रिटेन क्या कह रहा था। देखिए ब्रिटेन ना एक बहुत ही गलत तरीके से क्या किया था कि इंडिया के लोगों को एक भ्रम जाल में फंसा लिया था, अपने भ्रम जाल में फंसा लिया। वो क्या कहता था कि युद्ध जो है, ये युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो साम्राज्य विस्तार नहीं है, वो साम्राज्य की विस्तार नहीं चाहता है, इसे अपितु क्या चाहता है कि लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है। तो हमारे देश में लोगों के मन में ये लगा कि अच्छा, अगर ब्रिटेन ऐसा चाहता है, इसका मतलब अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद क्या करेगा, वो पूरी तरह से हमें अपने हाल पे छोड़ेगा और हम स्वतंत्र रूप से जो है अपने देश को चला पाएंगे। तो हमारे देश के जो कांग्रेस के लीडर लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटेन जो है वो अपनी प्रभुत्व बनाए रखे हम पर, लेकिन आंतरिक शासन जो है वो हम खुद ही चलाएंगे। तो कांग्रेस की भी एक डिमांड थी उसे, तो कांग्रेस को भी ये लगने लगा था कि ब्रिटेन जो है साम्राज्यवाद विस्तार नहीं चाहता है, वो विस्तार के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो इसीलिए लड़ रहा है कि क्या किया जा सके, तो लोकतंत्र की क्या कर सके, रक्षा कर सके, लोग जो है स्वतंत्र रह सके, अपनी शासन व्यवस्था खुद चला सके। तो इस भ्रम जाल में क्या हो गया कि लोग, हमारे भारत के लोग जो है इसमें फंस गए, ट्रैप हो गए, जिसमें कांग्रेस क्या हो गया कि दो विचारधाराओं में बट गया। कांग्रेस उस समय स्थापना हो चुकी थी, तो कांग्रेस में क्या हो गया, दो विचारधारा। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, इनके बातों में मत आओ, ये कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इनका कोई ठीक नहीं है, बिना आंदोलन के सफलता नहीं मिलेगी। ये और सिर्फ किसमें विश्वास कर रहे थे, वो लोग मान रहे थे कि नहीं, बिना आंदोलन किए हमें सफलता नहीं मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के कुछ लोगों ने क्या कहा कि ब्रिटेन का हमें साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अगर इस युद्ध को जीत जाता है, मित्र राष्ट्र अगर जीत जाते हैं, तो ब्रिटेन हमें क्या करेगा, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र कर देगा और हम अपनी शासन व्यवस्था खुद चलाएंगे। क्योंकि वो क्या किया था, उसने एक भ्रम जाल बिछा दिया था। कैसा भ्रम जाल बिछा दिया था कि वो युद्ध साम्राज्य, मतलब वो जो युद्ध कर रहा है वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कर रहा है। इतनी बात आप समझे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कहता है कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ देने का निर्णय किया। लगभग युद्ध के दौरान कितने 4 अधिवेशन हुए थे, चारों अधिवेशन में भारत ने जो है स्ट्रांगली जो है सपोर्ट करते हुए ब्रिटेन को दिखा। भारत पूरी तरह से स्ट्रांगली सपोर्ट किया ब्रिटेन को। इसी में महात्मा गांधी भी इसके इन्फ्लुएंस में आ गए और महात्मा गांधी को भी ये लगने लगा कि
अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगने लगा कि वो ब्रिटिश जो है अगर वो जीत जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बिल्कुल ही क्या करेंगे, उनको जो है स्वतंत्र कर देंगे और वो अपने हिसाब से कानून चलाएंगे। तो महात्मा गांधी ने युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को क्या किया, इंस्पायर्ड किया कि वो क्या कर सके, सेना में भर्ती ले सके, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती लें और क्या करें, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और इस बात से मतलब उसने सेना में भर्ती करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया, ताकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर ये जीत जाता है, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र का जीत जाता है तो वो उन्हें भी जो है इसका जो है वरदान मिलेगा, देश, हमारा देश आज़ादी के कगार पे पहुंचेगा। तो उन्होंने सेना में जो भर्ती कराई, इसी के वजह से उन्हें क्या एक बोला जाता है, उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछता है, ये पीटी के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि सेना को भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट कहता है कि इस कार्य के लिए, हाँ, इस कार्य के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी। तो केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटेन ने किसको दी थी, महात्मा गांधी को दी थी। और क्यों दी थी, क्योंकि उन्होंने लोगों को, जनता को इंस्पायर किया, युवा को इंस्पायर किया कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कर सके, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेना में भर्ती हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आता है कि देश में ना मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटेन का साथ देना नहीं चाहते थे। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि तुर्की जो है, तुर्की पूरी तरह से एक मुस्लिम कम्युनिटी वाला देश है और मुस्लिम कम्युनिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ कुछ था। तो वहाँ पे इस्लाम जो संप्रदाय है, इस्लाम संप्रदाय के कौन रहते थे, तो वहाँ के खलीफा, उनके खलीफा जो हैं वहाँ रहते थे। और खलीफा जो है वो बहुत बड़ा पद होता है, वो एक तरह से आप समझिए ना कि धर्म गुरु होता है। ठीक है, खलीफा क्या होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। तो इस्लाम के धर्म गुरु कहाँ रहते थे, उस समय तुर्की में ही रहते थे। तो इसने क्या किया, इसी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ना ये थे, कंफ्यूजन में थे, असमंजस में थे कि भाई आखिर क्या करना चाहिए, कि ब्रिटेन का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था और तुर्की किस में था, धुरी राष्ट्र में था। तो ऐसा तो नहीं होता है कि युद्ध में, अब युद्ध जैसे ही दो देशों के बीच में युद्ध होगा तो सिंपल सा बात है कि धर्म गुरु रहें या खलीफा रहें या कोई भी रहे, उन पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम लीग ने क्या किया, ब्रिटेन से एक जो है शर्त रखी। ब्रिटेन को क्या शर्त रखी कि अगर धुरी राष्ट्र जो है अगर वो हार जाता है तो इसका जो इफेक्ट है वो धर्म गुरु पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी तरह का नियम और कानून जो है वो धर्म गुरु पर नहीं लगेगा, ऐसा ब्रिटेन से वो शर्त रखता है। और ब्रिटेन इसके शर्त को मान लेता है और इसके शर्त को मान लेने के बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग भी क्या करते हैं, बहुत ही बढ़ चढ़कर क्या करते हैं कि ब्रिटेन का साथ दे देते हैं। तो पूरी तरह से आप देखिए कि यहाँ पे क्या होने लगा कि हिंदू साम्राज्य भी और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों भी क्या करने लगे कि ब्रिटेन का यहाँ पे साथ देने लगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि ब्रिटेन का ये एक तरह से जाल था, ये ट्रैप था, ट्रैप में दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही तीनों संप्रदाय जो भी थे हमारे देश के सारे संप्रदाय, सारे लोग क्या होने लगे थे, इसमें ट्रैप होने लगे थे। अब देखिए आगे क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। इसी वक्त अगर हम बात करें तो इन लोग क्या थे, इन लोग ने उनका सपोर्ट नहीं किया था। तो इन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि दो भाग में बट गए, तो नहीं, जो बट गए थे उसी दोनों मिलकर क्या किए थे, होम रूल का लीग का आंदोलन किया। ये होम रूल अलग से ही एक टॉपिक है, अगर आप बोलेंगे तो हम होम रूल पे भी आपको बना के एक वीडियो दे देंगे। अब कहता है जैसे ब्रिटेन की मंशा उजागर हो, जैसे जैसे मतलब जैसे कि ब्रिटेन की मंशा उजागर हो, ब्रिटेन की मंशा क्या थी ये तो अभी हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन उस समय समझ पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा क्या अत्यधिक मुश्किल था। तो जैसे जैसे ब्रिटेन की मंशा उजागर होती गई, कांग्रेस और मुस्लिम को ये बात समझ में आ गया कि ब्रिटेन बिल्कुल भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमारे सारे शर्तों को बहुत ही आसानी से खंडित कर दिया है। क्या कर दिया है, उसे अब मानना कि मतलब उन दोनों को समझ में आने लग गया कि ब्रिटिश कभी भी उनका नहीं हो सकता, और दोनों को जो है ना बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तुर्की पे भी क्या किया गया था, तुर्की पे भी जो है एक नियम थोप दिए गए थे। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे, चलिए हम आपको अभी एक बार फिर से दिखाते हैं। तुर्की पे भी क्या किए गए थे, तुर्की पे भी जो है ना लगा दिए गए थे। कहाँ चला गया, तुर्की पे भी एक संधि लगाया गया था, किसके, सेब्र की संधि जो है लगा गई थी, और इससे धर्मगुरु की जो है वहाँ पे जो है वो बहुत ही बड़ी हार हो गई। एक तरह से धर्मगुरु पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को पड़ा, और इससे मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो बहुत ही निराश हुई, मुस्लिम लीग निराश हुई। और उसके बाद हमारे देश में मुस्लिम और हिंदू एक हुए, कब, लगभग 1960 में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक हुए और दोनों ने मिलकर क्या की, एकता की और एक सरा मशवरा किया, जिसे 1961 का क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू लीग ने क्या किया, देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ जो है एकता की। ठीक है,
यहाँ से हमारे देश में क्या होने लगा कि मतलब स्वतंत्रता के लिए सारे समुदाय एक साथ उठने लग गए। इसके बाद देखिए कहता है विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट, जैसे विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ हमारे देश में क्या होने लगे कि आदमी को अपनी सत्यता पता होने लग गई। लोग समझ गए कि ब्रिटेन क्या कर रहा है, कि उन्हें ट्रैप जाल में फंसा रहा है, धोखा दे रहा है। तो विश्व युद्ध के जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया, उसी मतलब रॉलेट एक्ट आया उसी लोगों को दबाने के लिए, उनके आंदोलन को दबाने के लिए। इसकी वजह से क्या होने लगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद और हम देख लेंगे तो असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। तो तमाम तरह के जो है आंदोलन जो है जन्म लेना शुरू कर दिए भारत में, क्योंकि अब इन्हें जो है ब्रिटिश की मंशा समझ में आ गई थी। ब्रिटिश के बात व्यवहार कुछ और, बोलते ना कथनी कुछ और करनी कुछ और, बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, ये बात लोगों के समझ में अब धीरे धीरे आने लगी थी। इसी तरह विश्व युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए अर्थव्यवस्था पे किस तरह से इसका हमारे भारत का डैमेज हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 13 लाख भारतीय लोगों को युद्ध में लगाया गया था। कितने लोगों को, 13 लाख, जिसमें से कितने सैनिक थे, तो 8 लाख लोग सैनिक थे। बाकी लोगों को काम वगैरह के लिए ले जाया गया होगा, जैसे किसी काम के लिए होता है ना, जैसे लेबर वगैरह के लिए यूज किया गया होगा, या ऑफिसर रैंक के लोगों को ले गया होगा। तो इस तरह से 13 लाख टोटल व्यक्ति थे और 8 लाख जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सैनिक थे। इस कारण कृषि पर प्रभाव पड़ा। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या को अगर हमारे देश से उठा के ले जाया जाएगा तो क्या होगा, काम करने वालों का काम तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस कारण क्या, कृषि पर प्रभाव पड़ा और उत्पादन कम हो गए। हर चीज का उत्पादन कम होने लगा, इंडस्ट्रियल लोगों घटने लग गए। अब कहता है कृषि का उत्पादन कम था लेकिन अन्न का निर्यात जारी रहा। अब देखिए लोग कम है तो कृषि तो कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। कृषि तो कम हो गया लेकिन निर्यात क्या हो गया, जारी ही रह गया। निर्यात मतलब होता है कि इंपोर्ट। अब जैसे युद्ध हो रहा है तो लोग खाना तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन युद्ध की वजह से लोग खाना उपजाना जरूर बंद कर दिए थे। तो इसका क्या हुआ कि बहुत ही नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को मिला कृषि पर। उसके बाद कहता है ज्यादातर जहाज, सैन्य सामग्री, अब ज़्यादातर जितने भी ज़्यादा जहाज वगैरह थे वो किस में यूज होने लगे, तो सैन्य सामग्री को ढोने लग गए। ठीक है, उसने क्या किया, मतलब जैसे सैनिकों को ढोने लगे, सैनिकों का आयात निर्यात करने लगे, सैनिक के ज़रूरतों का सामान का आयात निर्यात करने लगे। तो ये सब भी जो है ना, इसके वजह से क्या होने लगा कि जो यूरोप के कंट्री से जो कपड़ा वगैरह आते थे इन सब में गिरावट आ गई। अब आयात निर्यात दूसरे कंट्री से कम होने लगा। इसलिए ना भारतीय को इसका कुछ फायदा भी मिला। जिससे फायदा क्या मिला कि अब जैसे कि दूसरे देश के जो ये क्लॉथ्स वगैरह आते थे, कपड़ा वगैरह आते थे, तो ये सब आयात निर्यात बंद हो गया। जहाज थे ही नहीं, क्योंकि जहाज जो है वो तो युद्ध की सामग्री पहुंचाने में व्यस्त हो गया। तो इसका फायदा उठाते हुए भारतीयों ने क्या किया कि अपने जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप किया और अपने जो उनके कपड़े बनाने के जो भी डिजाइन वगैरह थे उन सबको इन्होंने प्रमोट किया और अपना देश जो है खुद ही कपड़े वगैरह के व्यापार में आगे बढ़ गया। कपड़े उद्योग में कुछ फायदा जो है इन्होंने कमाया और विदेशी कपड़ा तो आ ही नहीं पा रहा था जो उसका क्या हो देश में सेल हो पाए। तो लोगों के लिए ये मजबूरी बन गया था कि वो इंडिया के ही कपड़े को खरीदे। इसके कहता है कि बीमा और बैंक के क्षेत्र में भी क्या हुआ, भारतीय पूंजी का निवेश हुआ। क्यों निवेश हुआ, क्योंकि अगर बाहर के व्यापारी आएंगे ही नहीं तो फिर उनका पैसा कैसे आएगा, है कि नहीं। जब वो आयात निर्यात हो ही नहीं रहा था तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बीमा होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों की बीमा ज़्यादा होने लगी और बैंक के क्षेत्र में जो डिपॉजिट होने लगा वो भारत के लोगों का ज़्यादा होने लगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहता है कि निर्यात प्रभावित होने से कच्चा माल उत्पन्न करने वाले कृषि बर्बाद हो गए। अब जैसे देखिए कि जो यूरोप के कंट्रीज वगैरह थे वो तो स्टार्टिंग में जो है कि स्टार्टिंग में क्या हमेशा डायरेक्टली आपको कह सकते हैं कि जो अपना उनका इंडस्ट्रीज वगैरह था उसका जो रॉ मटेरियल था वो कहीं और से नहीं इंडिया से ही निर्यात किया जाता था। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि उसके जहाज आ ही नहीं रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल खरीद नहीं रहे हैं और रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे हैं तो जो किसान हमारे यहाँ कच्चा माल का उत्पादन करता था उसके सामान क्या होने लगे, ढेर होने लगे। अब कोई खरीदने वाला था ही नहीं क्योंकि हमारे भारत में भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या औद्योगिकीकरण तो हुआ नहीं था, मशीन थी नहीं कि फटाफट क्या किया जाए उसके जो ये कच्चा माल है उसको इस्तेमाल करके कपड़े बना लिया जाए। तो ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ थे नहीं। हमारे यहाँ तो हाथों से बनाया जा रहा था, हस्त निर्मित था, तो उसमें समय लगता था और इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो ज़्यादा अमाउंट में कच्चा माल को खरीदे। तो वो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, वो पूरी तरह से ऋण जाल में जो है ट्रैप्ड हो गए, लोन ट्रैप में फंस गए। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद क्या कहता है कि राजा महाराजाओं ने ब्रिटेन को धन दिया था। क्यों धन दिया था, जैसे देखिए अभी युद्ध होता है या कोई महामारी होता है तो हमारे देश का राजा, हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या करता है कि सबसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई क्या करें कि फंड दें, कुछ पैसे दें, कुछ मदद करें। और उसके बाद धनी व्यक्ति को क्या करता है, धनी व्यक्ति पर युद्ध के लिए धन देने का दबाव बना दिया था। कौन, ब्रिटेन बनाया था। ऐसा तो अभी भी होता है ना, अभी भी आप देखेंगे, जैसे कि देखिए अभी कोविड महामारी आया तो इस कोविड महामारी में प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने सबसे रिक्वेस्ट किया जिससे जितना बल पड़ा, कोई 10 कोई 100 कोई
कोई 1000, कोई लाख, तो इतना रुपया सबने दिया। उसके अलावा देखिए जबरदस्ती कैसे लेती है हमारी सरकार, तो जबरदस्ती ऐसे लेती है कि जैसे देखिए कि आपने सुना होगा कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि न्यायालय के जो अधिकारी वगैरह होते हैं, उनके कुछ % पैसे को काट लिया गया था, बिना उनके सहमति के काटा गया था। तो बिना उनके सहमति के जो काटा गया तो क्या बोलेंगे कि जबरदस्ती हुआ ना ये, तो मतलब दबाव डाल के काटा गया। क्यों काटा गया? क्योंकि देश को तभी क्या थी, पैसे की जरूरत थी, क्योंकि महामारी आ पड़ी थी। तो उसी तरह से उस समय जो युद्ध हुआ था तो उसमें ब्रिटेन ने क्या किया था कि कुछ धनी लोगों को, राजा महाराजाओं से धन लिया और जो लोग नहीं दे रहे थे उनसे जबरदस्ती भी वसूला गया। अब कहता है कि सरकार प्रतिवर्ष लगभग कितना 40 करोड़ रुपए, कितना प्रतिवर्ष कितने 40 करोड़ रुपए युद्ध पर खर्च कर रही थी। अब सबको ये बात पता होनी चाहिए कितने 40 करोड़ रुपए जो है प्रतिवर्ष जो है युद्ध पर खर्चा कर रही थी। कौन सरकार? तो ब्रिटेन की सरकार। उसके जबकि भारत की कुल आय कितनी थी? 145 करोड़ रुपए थी। भारत की कुल आय उस समय कितनी थी? 145 करोड़ थी, जिसमें से 40 करोड़ युद्ध पे ही खर्चा हो रहा था। इसके कहता है 3000 करोड़ से ज्यादा युद्ध पर खर्च हुआ। मतलब टोटल अगर ऑल ओवर देखें तो युद्ध पे कितना खर्च हुआ कि 3000 करोड़ रुपए जो है युद्ध पर टोटल जो है पूरी तरह से जो है खर्च हुआ। ठीक है, 300 करोड़ होंगे, ये 3000 नहीं, 300 करोड़ क्या हुए युद्ध पर ओवरऑल खर्च हुए। और इसके बाद इन सब चीजों का अगर हम परिणाम देखें, जैसे देखिए भारत पे अगर इन सब चीज़ों का परिणाम देखें, किस तरह से राजा महाराजाओं को प्रेस करके उनसे पैसे लिए गए, निर्यात प्रभावित हुआ, बीमा बैंक में लोगों का थोड़ा सा बढ़त हुआ, उसके बाद प्रतिवर्ष 40 करोड़ अत्यधिक खर्च हुआ। तो इसका परिणाम क्या हो गया कि भारत पर कर्ज पहले कितने थे? 414 करोड़ रुपए के कर्ज थे, और इस वर्ल्ड वार के बाद कितने हो गए? 781 करोड़ रुपए उनके क्या हो गया? युद्ध में उनका कर्ज बढ़कर भारत का हो गया। तो ये सारे इंपैक्ट जो है आपको देखने को मिले, आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। इसके बाद अगर हम सामाजिक बात करें, अगर हम ये कहें कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार का सामाजिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सामाजिक तौर पर आप प्रभाव लिख सकते हैं अपने मन से, मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। जैसे कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम और हिंदू में थोड़ी सी ये समानता आई, लेकिन इनके अंदर कभी भी फूट था। इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों का वो विभाजन करने लग गए, लेकिन साथ मिलकर क्या किया, ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करने लग गए। और क्या होने लगा कि यहाँ के व्यापार, जैसे कि अब जबरदस्ती टैक्स वसूला जाने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पैसे की कमी के लिए, और नियम और भी कठोर बना दिए गए। मतलब बहुत सारे जो सामाजिक बदलाव जो है उस समय देखने को मिला, लोगों को और भी ज्यादा कठिनाई जो है सहना पड़ गया इसके बाद। तो होप आप इस बात को समझे होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप जिस एग्जाम में इतने इंपैक्ट के बारे में लिख देंगे, हमको नहीं लगता है कि आपको इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कोई त्रुटि लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, ताकि हम किस सुधार की जरूरत है। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में किसी भी तरह की दुविधा है तो आप हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।